Control, your microphone is on. मैडम नमस्कार। DR.mute is Google. Press the left arrow side if you like there and join to see more people. Change. Again, namaskar, namaskar. Control, your And how are you, ma'am? left arrow side if you like there. Yeah, fine, fine. Okay, you can start your class, ma'am. Okay, one thing I would like to say that whoever is there in the team should keep everyone as mute, because sometimes when people unmute, background music gives more music than me speaking. Sixer reacted with Okay, thank you, thank you. People have accepted. Thank you so much. So I'm going to start. So can you all see my slides? Can you all see my slides? आप लोगों को दिख रहा है? जी दिखाई दे रहा है मैडम। अच्छा अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं तब। तो ये आज का थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को जो जो दिख रहा है, जो जो हम लोग को फेस करने होता है, वो हाउ वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। सो दिस इज व्हाट again we start with our अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड मैनेजिंग द सेल्फ। ये बार बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि पता चले कि हाउ वी कम अक्रॉस वन बाय वन। सो एज टू रिवाइज और समराइज द फर्स्ट मैडम मैडम गुड इवनिंग। थोड़ा निवेदन है कि हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। हम कर रहे हैं 2 दिन से। आप थे क्या कल अरविंद जी? जी जी जी। हाँ, कल तो हम ज्यादातर हिंदी में ही बात किए शायद, है ना? तो हम जो भी इंग्लिश में करते हैं वो हिंदी में भी रिपीट कर देंगे, ठीक है? ठीक, तब तो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या इंटरपर्सनल प्रोसेस है। और जैसे कि ईगो स्टेट में 3 प्रकार का है, जैसे कि पेरेंटल है, चाइल्ड है, एडल्ट है। और ट्रांजैक्शन, ये तीनों ईगो स्टेट में कैसे होता है और किस तरह ईगो स्टेट होने से हम लोग को बेहतर कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल प्रोसेस डेवलप होता है, वो भी देखें हम। जहाँ पर एडल्ट से अडल्ट होता है तभी हम लोग को मैच्योर्ड फीलिंग्स आता है कि समझदारी है कि हाँ हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एडल्ट और पेरेंट आ जाता है या पेरेंट और चाइल्ड आ जाता है, वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक टाइप ऑफ ईगो स्टेट नहीं रहता है। तो एक टीचरशिप का एग्जाम्पल भी हम दिए थे, जहाँ पर पीटीए जैसे कि पेरेंट जैसे एसोसिएशन होता है, वहाँ पर पेरेंटल ज़्यादातर मार्क्स के बेसिस में आते हैं बोलने के लिए कि मेरा बच्चा कितना कम मार्क क्यों हुआ। तो टीचर एडल्ट पोजीशन में रहते हैं और ज़्यादातर एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इसीलिए हम ऐसे मार्क्स दिए हैं। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक तरह का स्टेट्स नहीं होता है। अगर एडल्ट के हिसाब से समझें तो वो बेहतर कम्युनिकेशन होगा। तो लीडरशिप हम ऐसे तो बोले ही हैं, हर टीचर अपने अपने क्लास में लीडर होते हैं, क्योंकि अपने स्टाइल में अपने पढ़ाते हैं और बच्चे भी उसी के हिसाब से अपनाते हैं टीचर को। तो लीडरशिप स्टाइल जैसे हम बोले कि डायरेक्टिव है और ऑथोरिटेटिव है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, हर तरह का है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, लेसज फेयर लीडरशिप है। तो हम जब समझा रहे थे, मुझे ये भी मैं बोली थी कि आप लोग देख लीजिए आप किस लीडरशिप
प्रोसेस या स्टाइल में अपनाते हैं और किस तरह अपनाने से क्लास बेहतर होगा। और कल तो हम प्रोफेशनल वैल्यूज और एथिक्स में बात किए ज़्यादातर, जैसे कि ट्रूथफुलनेस और कैसे एक टीचर को रहना है, व्हाट टाइप ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड या मोरल स्टैंडर्ड देखना है, मोरल डिलेमा को कैसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और किस किस तरह का हम लोग एथिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि एथिकल रिलेशनशिप, जैसे कि पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और कोलिग्स के साथ हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे रहना चाहिए, वो बेहतर से बेहतर हम लोग कल देख चुके हैं। तो मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो हमारा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अगर बोला जाए, हमारे खुद पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हम 3 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोले हैं, जहाँ पर सेल्फ या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अगर बताए तो अप्रोच है, अवॉइडेंस है। और अप्रोच अवॉइडेंस को आसान से अगर याद रहे, इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बताए ताकि वो समझ में आ जाए। जैसे कि पॉजिटिव अगर बता दें तो 2 अच्छे जगह से हमारा नौकरी का आ रहा है, तो हमें कैसे कौन सा चुनना है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन हम तो कल समझा चुके हैं, तो शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, ये ज़्यादातर हम लोग को देखना है। तो हर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम देखें, सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और किस किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल, है ना। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट हम कल ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो एक कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा होता है तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे उसको सोल्यूशन में लाया जाए और कैसे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए उसी के हिसाब से। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं भी किसी सिचुएशन में इस तरह का सिचुएशन पैदा हुआ है क्या और आप कैसे डील किए, अगर ठीक से नहीं हो पाया तो कैसे होना चाहिए। तो इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट और निगोशिएट करना बहुत ही क्रूशियल इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम 2 डायमेंशन लेते हैं, 2 टाइप ऑफ प्रोसेस लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए। पहला होता है असर्टिवनेस ऐसा क्वालिटी होता है जिसका असर्टिवनेस है, तो उन लोग को कॉन्फ्लिक्ट आ ही नहीं सकता ज़्यादातर अगर देखा जाए, क्योंकि असर्टिवनेस लोग उन्हीं को बोला जाता है जो अपने को देखते हैं ज़्यादा, ताकि दूसरों को नहीं। तो दूसरों के साथ अगर कुछ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आने का संभावना है भी, तो दूसरों को ऐसे समझा देते हैं कि अपना काम भी हो जाए और दूसरे भी खराब ना सोचे। तो ज़्यादातर हम अपना प्रोफेशन में बच्चों को असर्टिवनेस होना बोल रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण अगर हम दें, तो दोनों बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, लेकिन अचानक एक का कैसा तबीयत खराब हो जाता है तो दूसरा बोलता है चलो थोड़ा जाके होटल से कुछ खाना खा लेते हैं, लेकिन ये लड़का ना नहीं बोल सकता। यहाँ पर असर्टिवनेस ना बोलने का भी है और दूसरा खराब ना सोचे। तो ये कैसा होगा, तो बच्चा बोल सकता है कि अरे होटल में खाने का तो मजा ही दूसरा है, तो कल चले। तो ऐसे करके अगर कुछ बोले तो दूसरा को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी निकल ले। तो ये ज्यादातर असर्टिवनेस का मतलब है कंसर्न फॉर सेल्फ, अपने पर ज्यादा ध्यान देना। और सेकंड है कोऑपरेटिवनेस, ये दोनों पर ध्यान देना, ज्यादातर दूसरों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर अपने पे ध्यान देना और दूसरा पर ध्यान देने में कैसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दोनों अगर एक साथ हो जाए तब तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मैनेज करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए अगर दोनों डायमेंशन एक साथ आ जाए
तो हम लोग 5 मैनेजमेंट स्टाइल्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो वो 5 है: कोलैबोरेशन, कंपटीशन, एकोमोडेशन, अवॉइडेंस और कंप्रोमाइज। ये पांचों का पांचों स्टाइल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये स्लाइड हम लोग 2 डायमेंशन को लेके देखेंगे ताकि समझने में आसान हो जाए। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, ये इंडिविजुअल अगर एक का देखा जाए तो हम लोग 2 तरफा रखे हैं, असर्टिवनेस एक तरफा तो कोऑपरेटिवनेस और एक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम अपना कर्सर दिखा रहे हैं। कोलैबोरेशन तभी होगा जब असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस दोनों हाई रहेगा। ये हमारा खुद का भी देख रहे हैं और दूसरा की का भी देख रहे हैं, ताकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आने का संभावना बहुत ही कम है। और कंपटीशन तभी होता है जब हम लोग असर्टिव ज्यादा देखते हैं और कोऑपरेटिव कम देखते हैं। तो वहां पर भी कैसे खुद को हम संभाल लें और दूसरे के बारे में ना ही सोचे, ज्यादातर ना सोचे। तो कॉन्फ्लिक्ट इसमें कैसे मैनेज हो सकता है, हम एग्जाम्पल के साथ आएंगे दूसरा स्लाइड में। और एकोमोडेशन, यहाँ पर आप लोग दूसरों को एकोमोडेट करने में बहुत तुले रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं एकोमोडेशन लेवल में, क्योंकि उनका असर्टिवनेस कम होता है और कोऑपरेटिवनेस ज्यादा होता है। तो अगर कोई भी घर में आ जाए तो भले हमारा ही गद्दा ना हो सोने के लिए, लेकिन वो गद्दा दूसरों को दिया जाए, ऐसे एक एग्जाम्पल बताए। तो ये होता है हमारा लाइफ स्टाइल में भी। तो एकोमोडेशन ये हम लोग बोलते हैं। तो अवॉइडेंस ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है कि हम किसी पर नहीं है, हम न्यूट्रल है, ना इधर का है ना उधर का है, ना खुद का देखते हैं ना दूसरों को देखते हैं। ये होता है अवॉइडेंस। ये लोग जो ऐसे हैं तो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन ये चारों का चारों लेके अगर एक मैनेजमेंट स्टाइल लिया जाए तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइज। तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम लोग अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो 2 तरफा 2 ग्रुप एक से दूसरे माफी मांग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, तो 5 मैनेजमेंट स्टाइल है हमारा हिसाब से, और हर वक्त एक स्टाइल तो नहीं हो सकता है। सिचुएशन, सरकमस्टेंस, इंसिडेंट को लेके ही हम लोग किसी भी स्टाइल अपना सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर कोलैबोरेशन का बोला जाए, यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैव टू वर्क एज ए टीम। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी कंपटीशन के लिए जाते हैं कि कुछ, यहाँ पर टीम के सिवाय कोई जीत नहीं सकता। तो यू एंड योर फ्यू अदर कोलिग्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट एज टू हाउ टू डील विद द ट्रबल मेकिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक ग्रुप है, बच्चों का एक ग्रुप है, तो उन लोग कभी किसी का बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर कितने टीचर्स को असाइन किया गया है कि आप लोग थोड़ा संभाल लीजिए, इन लोगों को कैसे समझाया जाए। तो एक तो बोल रहे हैं कि ठीक है, इन लोगों को बुला के थोड़ा डांट के छोड़ देते हैं, तो बाकी नेक्स्ट टाइम उन लोग नहीं करेंगे। तो और कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनको पनिशमेंट देना है, ऐसे तो छोड़ना ठीक नहीं है। तो और कोई बोलता है नहीं नहीं, उनका पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा। तो कोलैबोरेशन एज अ टीम मतलब अगर एक सुझाव देते हैं, अगर सब कोई दूसरे सुझाव भी वैसे देते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो ये कोलैबोरेशन एक टीम रहता है। तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव स्टाइल अपनाने के लिए you try to understand why your colleagues are holding their perspective. तो अगर हम ये बात करते हैं और दूसरा कोई बोलता है, तो उनको समझाना है कि आप इसे क्यों बोलते हैं, इससे क्या फर्क है। तो आप लोग अगर मिल के काम करें तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, है ना। तो कंपटीशन और एक स्टाइल है।
तो सिचुएशन जैसे हम बोले हैं, यहाँ पर असर्टिवनेस ज्यादा होता है और कोऑपरेशन कम होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा जाता है कंपटीशन में, जैसे हम सिचुएशन के बारे में बोले, वहां पर कोलैबोरेशन काम नहीं करेगा, नहीं तो वो हार ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम और एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि मिसेस सिसोदिया जो कि हेड है रेसिडेंशियल स्कूल का, and within her school she is facing several conflicts, बहुत conflicts face करना होता है उनको। जैसे कि दोनों ही साइंस टीचर हैं, मिस्टर पवन एंड मिसेस कविता। They could not agree on where to hold the annual science exhibition activity। दोनों को ऑर्गेनाइजर बनाया गया है और दोनों को बोला गया है ठीक है आप लोग ऑर्गेनाइज करो, लेकिन एक बोल रहा है कि इधर करेंगे और एक बोल रहा है उधर करेंगे। तो वहां पर हेड ऑफ द रेसिडेंशियल स्कूल का जो हेड है वो आए और बोले कि ठीक है, दे शुड ऑर्गेनाइज इट इन द प्लेग्राउंड। तो कंपटीशन जब होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी किसी और को इंटरफेयर करने का जरूरत होता है जो कि उनके ऊपर वाले हो, हेड हो। तो as you can see in the example, Mrs. Sisodia made a quick decision to stop the small conflict। तो ऐसे छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, लेकिन वहां पर अगर कोई हायर अथॉरिटी आ जाता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर नहीं रहता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन अगेन। तो एकोमोडेट मतलब क्या है ना, जहां पर हम खुद को ना देख के कोऑपरेट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये जैसे एग्जाम्पल है, इन स्टाफ मीटिंग द सॉन्ग्स फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आर बीइंग डिस्कस्ड। Mr. Rahul, a dance teacher, is adamant that choice A is the best choice. Miss Geeta, music teacher, thinks that choice B is slightly better than Rahul choice। तो यहाँ पर दोनों टीचर है, लेकिन एक गाना चुनने का है। लेकिन यहाँ पर जो डांस टीचर है वो बोल रहे ये गाना ही ठीक है, म्यूजिक टीचर बोल रहे नहीं ये उससे बेहतर है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया है। लेकिन अगर मिस गीता बोल रहे हैं कि ठीक है आप जैसे बोल रहे हैं उसी के हिसाब से हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम खुद का नहीं देख के मिस्टर राहुल तो दूसरों को देख के उनके हिसाब से हम चलने लगे। लेकिन ये बार बार अगर हो तो ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार अगर खुद को दबा के बोलते हैं ठीक है आज आप ही के हिसाब से चलेंगे, लेकिन पिछला नेक्स्ट टाइम हम जो बोलेंगे वो होगा, तो ये होगा आपका कोलैबोरेशन। लेकिन यहाँ पर एकोमोडेशन में बार बार कोई एकोमोडेट नहीं कर सकता। अगर एकोमोडेट करने लगे तो आप पर प्रेशर आ जाएगा और आपको खुद को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगतना पड़ेगा, खुद को नीचा फील करेंगे, आपका इंटरेस्ट दब जाएगा, आपका फीलिंग्स भी आ जाएगा कि हमारा कोई मानता ही नहीं है। तो आप अगर ऐसा सिचुएशन देखें कि हाँ एक बार दो बार एकोमोडेट करने से ठीक होता है, तो भले वो हो जाए, लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आप पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तो ये दूसरा स्टाइल्स आप देख रहे हैं, खुद कहाँ पर कैसे डील कर सकते हैं। अवॉइडेंस लोग उन्हीं लोग होते हैं जहां पर ना उनको अपने में कुछ इंटरेस्ट है ना दूसरों पे, तो यहाँ पर लो कंसर्न होता है असर्टिवनेस या कोऑपरेशन। सो इस स्टाइल में दे नीदर सैटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स नॉर द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। तो ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम बताएं, जैसे कि एक डॉर्मिटरी में दो ग्रुप स्टूडेंट्स फाइटिंग कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, और एक ग्रुप आपको आके बोल देता है कि देखिए आप ऐसे हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम जो बोलना चाहते हैं वो सही है। तो आप वहां पर कुछ इंटरेस्ट ना दिखा के आप बोले आप लोगों में जो हो रहा है वो आप लोग ही सुलझा लो, हमें इस पर मत बुलाओ। तो ना हमारा इंटरेस्ट है ना तुम लोग के लिए मेरा इंटरेस्ट है, तुम लोग जो करना चाहते हो करो। दैट इज व्हाट वी अवॉइड।
तो यहाँ पर ना किसी का इंटरेस्ट का फायदा दिख रहा है, ना खुद को दिख रहा है, तो जैसे चल रहा है चलने दो। ये एक सिचुएशन का हम एक्सप्लेन किए हैं। ऐसे सिचुएशन बहुत अलग अलग किस्म का भी हो सकता है। तो लास्ट आ जाता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज सबको लेके हम लोग चलते हैं, जैसे कि हम दिखाए हैं, चारों का चारों को लेके बीच में जब सब का क्वालिटीज एक साथ आ जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। जैसे एक एग्जाम्पल हम जैसे बोले हैं, हर सिचुएशन में हम एग्जाम्पल के साथ ही बोलेंगे। Roma and Chetan are in charge of the mess budget for the next quarter of the year. तो रोमा बोल रही है कि सैटरडे संडे इटालियन खाना ही होना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन चेतन बोल रहे हैं ना ना, ये इंडियन कल्चर होना चाहिए, इंडियन फूड होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता तो चले कि कितना किस्म का फूड होता है इंडिया में। तो आप लोग सोचिए कि कंप्रोमाइज सिचुएशन में कैसा होगा। तो सैटरडे संडे को जब लिया जाता है तो एक बोले कि ठीक है, इटालियन रहेगा सैटरडे को और इंडियन रहेगा संडे को, तो ये बोलते हैं कि हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं। नेगोशिएट करके हम लोग एक साथ काम करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, सबसे अच्छा इंडिविजुअल स्टाइल होगा कॉम्प्रोमाइज। हमारा भी रहा, आपका भी रहा, सबके साथ रह के हम लोग काम करें तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये सब सिचुएशन आप लोग देखें, लेकिन ये सिचुएशन कब इस्तेमाल करना है कब नहीं, ये भी आप लोग को जानना है, क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो हम जैसे बोले, कुछ भी सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, हर वक्त सिचुएशन बदलता रहता है। जैसे कि कोलैबोरेशन में हम लोग अपना भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कोलैबोरेशन मैनेजमेंट स्टाइल और ये कब इस्तेमाल करें कब नहीं। तो हमें कब इस्तेमाल करना है, व्हेन इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर इनपुट। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है और बहुत बड़ा इश्यूज लगा रहा है और ये कुछ देर तक चलना है। देयर इज टाइम, व्हेन देयर इज टाइम तब सब मिलके डिस्कस करके कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम कम है और दूसरे इंटरेस्ट नहीं है एंड दूसरों का स्किल्स भी नहीं है, उनका क्वालिटी नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, तभी ये कोलैबोरेशन काम नहीं करेगा। अगर कोलैबोरेशन का काम करने के लिए उस सिचुएशन में बोला जाए तो वो आपके ऊपर ज्यादा आ जाएगा, ना कि दूसरे, क्योंकि दूसरों लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको तो पता चल गया कि कोलैबोरेशन कब होना चाहिए और कब नहीं। उसके साथ है कंपटीशन। कंपटीशन व्हेन देयर इज नो टाइम, टाइम बहुत शॉर्ट है और इशू बहुत क्रिटिकल है और सबका सलूशन अलग अलग हो रहा है और एक्सपर्टाइज भी चाहिए और ये इशू आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप कंपटीशन में जा सकते हैं। जैसे कि जबकि बच्चे जाते हैं कंपटीशन में, तो अगर क्विज बोला जाए तो कोलैबोरेशन के साथ ही करना है, लेकिन अगर कोई दौड़ना भागना चाहते हैं कि कहीं स्पीच कंपटीशन होता है कि वहाँ पर इश्यूज बहुत ही क्रिटिकल होता है कि आपके ऊपर ज़्यादातर आ जाता है। तो व्हेन इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है और इट रिक्वायर इनपुट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों के साथ मिलके काम करना होता है, तब ये कंपटीशन का स्टाइल नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप कॉम्पीट करने जाएंगे तो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कमिटमेंट होना चाहिए, तभी आप एक अकेले नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग हो सकते हैं हाउस टीचर्स हो
एक हाउस में बच्चे भी रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, सबको मिलके काम करना है, नहीं तो वहां पर मुश्किलें पैदा हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कब करना है और कब नहीं। तो यहाँ पर when the issues are not important to you, खुद पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है और आपका नॉलेज भी कम है और ये ज़्यादातर बहुत देर लग जाएगा अगर ये आप करें और आपका कुछ पावर नहीं है, तभी आप दूसरों पर निर्भर करके दूसरों को पूछ करके कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों का हेल्प चाहिए वहां पर। और अगर ये अनएथिकल है, ये ठीक नहीं है, कोई अगर गलत करके कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं नहीं ये करेक्ट नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ फ्यूचर, भले भी ये ग्रुप हो और ग्रुप में उनको कुछ नहीं पता है, तब ये एकोमोडेशन नहीं लेना है। तो अब तक ये 3 आप लोगों को पता चल गया है कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ये कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकलना है और किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट यूज करना है और कौन सा नहीं। तो अवॉइडेंस, जैसे कि हम बताए, इसका ना खुद का इंटरेस्ट है ना दूसरा का। तो ये सिचुएशन कब हुआ होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट इज टू हाई एंड व्हेन पार्टीज नीड टू कूल ऑफ, जब बहुत बड़ा दंगा हो रहा है, बहुत, जैसे कि ये डॉर्मेटरी का हम एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पर खुद को नहीं लेके जाना है। अगर हम घुस गए तो हम अटक गए, ना इसको ना ये ग्रुप को हम सपोर्ट करते हैं ना दूसरा को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें अवॉइडेंस ही लेना है। तो when a long term solution is needed, you are responsible for resolving the conflict। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है या आपको एक इम्पोर्टेंट रोल में लेके दिया गया है, तो वहां पर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वहां पर इन्वॉल्व होके ही इसको सुलझाना है। So avoidance can be used when the issues are very trivial, मतलब बहुत जोर से हंगामा हो रहा है कि कुछ, उससे अवॉइड करना ही ठीक है। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन लॉन्ग टर्म है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वहां पर आप अवॉइड नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज, इसे ये तो मुझे अच्छा लगा। When goals are clearly incompatible, parties have equal power, a quick solution is needed, तभी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ज्यादा नहीं है आपके हाथ में, ये कुछ दिनों में आपको सॉल्व करना है। और आप अगर दूसरों के हिसाब से न चले तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, बाकी भी चिल्लाते रहेंगे और आप भी चिल्लाते रहेंगे, तो कैसे होगा। तो एक ग्रुप में एक कॉम्प्रोमाइज करता है तो दूसरा भी करने लगेगा, इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी जाके आप कॉम्प्रोमाइज में आ सकते हैं। लेकिन where there is an imbalance in power, आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका डिग्री के हिसाब से आपको अगर ठीक से नहीं दिया गया है पोजीशन, तभी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का है। आज अगर हम असिस्टेंट टीचर हैं तो एसोसिएट टीचर होंगे, सीनियर टीचर होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कॉम्प्रोमाइज करके जूनियर टीचर ही बने रहें तो कैसे होगा। तो वहां पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हम लोग का बहुत किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए 2 डायमेंशन है, एक होता है असर्टिवनेस और एक कोऑपरेशन। इसी 2 डायमेंशन को लेके हम दिखाए 5 मैनेजमेंट स्टाइल्स, और 5 मैनेजमेंट स्टाइल्स में आपको बताए कब कौन सा स्टाइल यूज करना है, कब कौन सा नहीं। अच्छा, तो वो हो गया आप लोगों का यूनिट 4, जहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स भी रहा और कॉन्फ्लिक्ट, ये मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। तो अभी हम मैनेजिंग स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये टॉपिक और स्ट्रेस तो सबको दिख रहा है।
तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं आपसे कि स्लाइड मूव हो रहा है क्या ठीक ठाक, हम जो बताते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, ये पूछना तो जरूरी है। हाँ मैम, स्लाइड हो रहा है। हो रहा है, ठीक है तब। यस थैंक यस। थैंक यू। तो स्ट्रेस होता क्या क्या है? जो स्ट्रेस मतलब हम लोग को जितना सारा टेंशन होता है, जहाँ पर हमारा दिमागी हालत बहुत खराब होता है, उसके साथ साथ हमारा फिजिकल कंडीशन भी खराब हो जाता है, तभी होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक दो दिन में नहीं आता है, स्ट्रेस कुछ कुछ दिनों से हम भुगतते हैं, और ये किसी को बताने नहीं सकते हैं, तो हम में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दिस सिग्निफाइज बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस सच एज, जहाँ कि हम लोगों का बिहेवियर में दिख सकता है कि कोई बच्चा अच्छा से खेल कूद रहा है, लेकिन अचानक वो चुपचाप बैठ गया है, या कोई कुछ चुपचाप बैठ के भी रो रहा है, या किसी से बात नहीं कर रहा है, तो वो सब स्ट्रेस है। स्ट्रेस के वजह से हम लोग को बहुत फिजिकल कंडीशन तो होता ही है, जैसे गर्दन में दर्द, पेट खराब हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब हम बोलना चाहते हैं कि हमारा ब्रेन के साथ हमारा बॉडी का रिलेशन है। तो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है, बाकी लोग हमें खराब बोलते हैं या कुछ खराबी सोच रहा है, तो वो सब स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जैसे दिए कि कितने लोगों को, बच्चों को स्टेज फोबिया होता है। आप अगर बोले बच्चे जाके कुछ स्पीच दे या कुछ ड्रामेटिक करके दिखाए, तो उनको डर लगता है, एक फोबिया आ जाता है। तो वहाँ पर हमारा मसल टेंशन हो जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, शिवरिंग हो जाता है, हाथ पर कांपने लगता है। ये कितने किस्म का प्रॉब्लम हमें दिखता है, तभी हम लोग को पता चलता है कि बच्चा स्ट्रेस में है, या हम भी कभी कभी स्ट्रेस में रह जाते हैं। तो ये भी एज के हिसाब से नहीं, कभी भी किसी भी इंसिडेंट सिचुएशन में स्ट्रेस हो सकता है। तो जैसे कि बच्चे कभी कभी एग्जाम देते हैं, नर्वस हो जाते हैं, है ना, तो नर्वस में सब कुछ भूल जाते हैं, क्वेश्चन देख के उनको क्या आंसर है वो नहीं पता चलता, तो उसको बोलते हैं माइंड गोइंग ब्लैंक, है ना, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो प्लेन पेपर ही दिख रहा है। तो नर्वसनेस के कारण या स्ट्रेस के कारण उनको ऐसे आ जाता है। तो अंडरलाइंग रीजन फॉर दिस रिएक्शंस इज स्ट्रेस, जहाँ पर इमोशनल का भी है और फिजिकल का भी है। तो कभी फिजिकल से इमोशन भी हो जाता है, जैसे कि हमारा एक बीमारी अगर हो, तो बीमारी से हम निकल नहीं सकते, तो वहाँ पर भी एक स्ट्रेस हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना दवाई खाने के बाद भी मेरा ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो स्ट्रेस तो मेरा ही प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो इसको बोलने में कुछ मुश्किल नहीं है। तो स्ट्रेस कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा होता है। तो कैसे होता है? जैसे अच्छा स्ट्रेस होता है तो उसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। अगर स्ट्रेस हमसे संभाला नहीं जाता तो हम उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर बच्चा एग्जाम से पहले पढ़ रहा है और पढ़ने में उसको स्ट्रेस दिख रहा है, तो उसको वो स्ट्रेस को यू स्ट्रेस ही बोलते हैं, क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेस लगे तो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा और उसको एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो यू स्ट्रेस enables us to achieve our goals and overcome challenges by helping us to put our limits. तो यू स्ट्रेस तो होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से हम सीखते भी हैं कहाँ पर हमारा दिक्कत होता है, कहाँ पर नहीं। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, इमेजिन योरसेल्फ इन a classroom where your students are engaged in the learning process and ask a lot of questions pertaining to the topics, which makes you read up more, spend time planning and looking for exciting methods of teaching. तो आपके क्लास में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, सोच लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं।
तो एक आध टीचर बोल देते हैं कि क्वेश्चन मत पूछा करो, लेकिन क्वेश्चन पूछने से ही ना पता चलेगा कि किस तरह का बच्चे होते हैं। और ये अच्छा होगा कि बच्चों को बोला जाए कि हम जब पढ़ाते हैं क्वेश्चन मत पूछो, लेकिन हमारा पढ़ाने के बाद पूछ सकते हो ताकि हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा एक टीचर थे जहाँ पर वो पढ़ाते तो थे ही, लेकिन बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते थे। तो उनको लगा कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे बोले कि ये टीचर को कुछ नहीं पता। तो वो दिन रात लगा कर पढ़ते थे ज़्यादा और प्लानिंग करते थे और कैसे नया नया मेथड से पढ़ाएंगे ये करते थे। तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता था क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते थे वहाँ पर। और ये अगर स्ट्रेस अगर हो कुछ अच्छाई के लिए हो तो हर वक्त इसको हम यूज स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन यही स्ट्रेस अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो काम नहीं कर पाए ठीक से तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रेस, खुद पर ले लेते हैं। तो हम लोग अगर कुछ काम करते हैं तो अगर मुझे स्ट्रेस होता है, हम ज़्यादातर हमारा प्रोफेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिव लेके आते हैं, मैम ऐसा क्यों होता है मुझ पर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे साथ हमारे दोस्त बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सब कुछ का जवाब तो नहीं दे सकते, उनको सिखाना है कि तुम ऐसे क्यों हो। तो ज़्यादातर नेगेटिव ज़्यादा होने से तो वो तो स्ट्रेस होता ही है। और एक आध अगर कोई आके बोले कि बातों बातों में कि मुझे सुइसाइड करने का मन होता है, तो उससे तो हम लोग को स्ट्रेस ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो तो संभालना है बच्चा को, बचाना है। तो एक सुइसाइड करने का मन होता है, तो और एक को देखे कि सेल्फ हार्म इश्यूज बहुत है हमारे प्रोफेशन में। देखें बच्चे अपने से बोलते हैं क्योंकि हम वैसा माहौल पैदा कर देते हैं ताकि बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे हिसाब से तुम बात करो। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को ठीक से ना बताए तो डॉक्टर कैसे उसका इलाज करे। तो इस तरह का यू स्ट्रेस कभी कब होता है, ठीक है हम स्ट्रेस होते हैं, लेकिन वो बच्चे को भलाई के लिए हम और भी पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस से मुझे इरिटेशन हो जाता है या हमें दिक्कत होता है तब वो मेरा डिस्ट्रेस हो जाता है। तो यू स्ट्रेस जो हम अच्छाई के लिए करते हैं और मुझे खुशी लगता है कि हाँ ठीक है हम स्ट्रेस लेके जाए, लेकिन डिस्ट्रेस अगर ठीक से ना हो, कंट्रोल से बाहर हो जाए तभी मुझे मुश्किल होता है। जैसे कि एक प्रेशर कुकर को देख लीजिए, तो उसका जो स्टीम होता है तो वो स्टीम होने के लिए तो बहुत देर तक रखा जाता है, तो वो स्टीम के लिए तो ठीक है। लेकिन उसका नॉब हटा के स्टीम के लिए अगर किया जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए ज़्यादा प्रेशर हो जाए और वो वेंट डेंजरस सिचुएशन में चला जाए तो बर्स्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस को उसी सिचुएशन में देखना चाहिए कि जब तक हम हैंडल कर सके। जब हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस एज ए रेस्पॉन्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस हो रहा है मुझ पर, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो किस तरह से स्ट्रेस मुझ पर आता है, तो स्ट्रेस होने से पहले मुझे कुछ सिग्नल देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सेली करके एक साइकोलॉजिस्ट, मतलब वो ज़्यादातर स्ट्रेस पे रिसर्च किए हैं। तो वो एक मॉडल बनाए, तो अपना मॉडल में वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 दिखाए। तो फेज 1 बोलते हैं कि हर वक्त एक अलार्म सिचुएशन होता है कि सिग्नल होगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो होने के बाद भी आपको खराब लगेगा, फिर भी आप अंदर ही अंदर चुप रह जाते हैं, जाके रेजिस्ट कर लेते हैं और फेज 3 में एग्जॉस्ट कर लेते हैं। उसी टाइम आपका आ जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जैसे कि हम बोले 1-2 दिन में नहीं आता कि 1-2 महीना में नहीं आता, तो ये टाइम लेता है। जैसे कि इसका 3 फेसेस है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के साथ सब
दिखा रहे हैं, ये भी हम एक एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे प्रिया एक स्टूडेंट है 6th स्टैंडर्ड का, who has joined a residential school ज्वाइन किए, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये अच्छा नहीं लगना होता है एक सिग्नल, उसी को बोलते हैं अलार्म रिएक्शन। एक अलार्म आ जाता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया जाता है। तो इस स्टेज में प्रिया डिसाइड्स टू लीव द हॉस्टल, हम हॉस्टल से निकल जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये होता है, हम दो तरफ का होता है रेस्पॉन्स। हम रहेंगे, रह के फाइट करेंगे, रहने का कोशिश करेंगे, या हम यहाँ से निकल जाएंगे। किसी भी सिचुएशन को आप ले लीजिए, अलार्म रिएक्शन में अगर कुछ आपको कुछ खराबी लगे, तभी ये भी आता है हम रह के देखेंगे, या ये भी आता है नहीं हम छोड़ जाएंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से आप लोग डिसाइड करेंगे वेदर आपको रहना है या छोड़ के जाना है। तो इसी एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। तो इन द सेकेंड फेज, जो कि रेजिस्टेंस फेज है, she will try to work out ways to deal with the stresses by coping strategies such as managing her time, looking at the positives in situation, looking at the long term consequence of a decision. तो सेकेंड फेज में जो कि रेजिस्ट करना है, ठीक है, देखते हैं कुछ काम करके अगर हम रह सकते तो रह जाएंगे, नहीं तो हमें तो जाना ही है। तो वो अपना टाइम लिमिट देखने लगी, अपना टाइम हिसाब से उठना बैठना खाना कोशिश की, और कुछ अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन, कुछ दोस्त बनाई, और डिसीजन लेने का सोची कि क्या करेंगे, यहाँ पर रहना है तो, और दूसरे स्टूडेंट और टीचर से बात करके उनका सलाह भी लिए। तो यहाँ पर प्रिया मैनेज करने का कोशिश कर रही थी। तो अगर वो मैनेज कर लेती है तो वो रेजिस्ट कर लेती है, तो रुक जाती है। लेकिन इफ द एकेडमिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और शी फॉल्स इल, तो अगर एकेडमिक से वो ठीक से कोप अप नहीं कर सकती, मैनेज नहीं कर सकती, उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन है, इतना काम हम नहीं कर सकते, इतना होमवर्क दे रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ उसका तबीयत भी खराब हो रहा है, तभी वो थर्ड स्टेज में चली जाती है, जहां पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग को भी बहुत काम के बाद एग्जॉस्ट फीलिंग होता है। तो यहाँ पर शी इज नॉट एबल टू कोप अप विद अ हेल्दी मैनर, कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर सकती। तो आफ्टर सम टाइम शी रीचेस ए स्टेज कॉल्ड बर्नआउट, हमसे नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं बर्नआउट। तो ये स्टेज में क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, जहाँ पर बच्चे या कोई भी अगर किसी भी स्ट्रेस में आते हैं तो ये 3 का 3 स्टेज देखते हैं, और फिर भी किसी को नहीं बता सकते हैं, तभी कोई भी बर्नआउट स्टेज में चले जाते हैं। हम कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते। जब बर्नआउट स्टेज में कोई जाते हैं तभी उनका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दिखता है। तो हम लोग अगर कोई बोले कि जैसे कि हमारे फिजिकली हमारा सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कहीं ना कहीं बुखार होता है, वैसा ही दिमाग का भी कुछ कुछ ऐसे पोजीशन है जहाँ पर दिमाग का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बॉडी का प्रॉब्लम होता है। तो दिमाग का अगर बोला जाए एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कुछ और है, तो उसका हर वक्त आप देख लीजिए कि ये सब स्टेजेस के बाद ही होगा। अगर प्रिया बोल देती है कि मुझे स्ट्रेस है, पहले पहले कुछ दिन आने के बाद बिना जाने बिना देखे तो उसको स्ट्रेस बोला नहीं जाता, वहां पर बोला जाता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी स्ट्रेस अगर हो तो किस किस सिचुएशन में आप आ सकते हैं, और सेली हैज ऑलरेडी अच्छा तरह से समझा भी दिए हैं
कि किस तरह का स्ट्रेस हम हो सकता है और हमें कहाँ पर खुद को देखभाल करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हम ठीक से रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं और बर्नआउट स्टेज के बाद भी हम किसी से मदद नहीं लेते हैं, तो देयर विल बी ए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, दिमागी हालत बहुत खराब हो जाता है वहाँ पर। और ऐसा भी सिचुएशन होता है कि उनको मेडिसिन खाने का ज़रूरत होता है। तो एक हम क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपको दे देंगे, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि दिमागी हालत अगर खराब हो और मेडिसिन ले रहे हैं कोई, ये लाइफ लॉन्ग लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी देखें बहुत बच्चे लेते हैं जबकि मुश्किलें पैदा होता है और घर में कोई नहीं रहता है, तो पेरेंट्स के कंसेंट के साथ बच्चों को कुछ दिनों के लिए मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है किसी को, उनका थॉट प्रोसेस ठीक से काम नहीं करता है, सोच विचार ठीक से काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हम लोग को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व्स जो है उस पर डिफेक्ट दिखता है कि हम लोग अगर सोचते हैं और अगर डिफेक्ट दिखता है तो वहाँ पर हम लोग को मेडिसिन लेने का बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिसिन के बिना ब्रेन का नर्व्स ठीक से काम नहीं हो सकता है। तो कुछ दिनों के लिए मेडिसिन देके काउंसलिंग और थेरापी के साथ हम लोग दिमाग की हालत ठीक करते हैं। तो वो तो आपको पता चल गया कि एक मॉडल बनाए हैं सेली, तो उसको बोलते हैं गैस, मतलब GAS, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। तो एक मॉडल से तो नहीं हुआ, दूसरा मॉडल और एक बनाए जो जिसका नाम है लाजरस एंड फोकमैन, दोनों मिल के बनाए ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस में दिखता है कि जैसे रीसेंट ड्रास्टिक शिफ्ट टू ऑनलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19, ये तो हाल ही का एग्जाम्पल हम लोग देंगे कि बच्चे तो जा रहे थे ऑफलाइन, स्कूल जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, आते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, बहुत सारा कुछ होता था। अचानक कोविड-19 आ गया कोरोना के बाद, उसके बाद क्या दिखने लगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट फॉर ए मोमेंट अबाउट हाउ यू वर रिक्वायर्ड टू मेक दैट शिफ्ट, व्हाट डिड यू फील अबाउट मेकिंग द शिफ्ट। तो स्ट्रेसफुल, जैसे कि आपको दिख रहा है ये बॉक्स में, एक स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाता है, जैसे कि कोरोना हम ले सकते हैं। तो a lot of researchers have shown how the teachers felt unprepared, क्योंकि हम भी ऐसे ही अभी सिचुएशन में है जहाँ पर आप लोग को ना देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं हमें। तो एक टीचर के हिसाब से आपको तो पता ही चल गया होगा आप लोग कितना मुश्किल से क्लास लेते थे, बच्चों को भी देख नहीं सकते थे, कितना इंटरनेट प्रॉब्लम भी पैदा हो गया था। तो प्राइमरी अप्रेसल के साथ, प्राइमरी अप्रेसल आप पहला इम्पोर्टेंस किसको देंगे, फिर सेकेंडरी अप्रेशल करेंगे, फिर जाके री अप्रेशल। तो पहला ये होगा कि हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे समझना चाहते हैं, ये प्राइमरी है। फिर सेकेंडरी ये होगा कि उनको होमवर्क वगैरह दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको इतना भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करने का कोशिश करते हैं, फिर जाके उसको रिवीजन करवाते हैं। तो हर तरह का हम लोग दिखाते हैं कि किस किस तरह का स्ट्रेस लेवल हो सकता है और हम फिर से वहाँ से कैसे आ सकते हैं। तो मॉडल, और एक मॉडल है पेस्टॉन जी करके, और एक मॉडल दिए हैं। तो ये मॉडल बहुत पॉपुलर मॉडल है, जहाँ पर सोशल फैक्टर्स प्ले पाइवट रोल। ह्यूमन बींग्स तो सोशल के साथ ही हम लोग जिंदा हैं, बिना सोशल होने से हम लोग को बहुत तरह का मुसीबत फेस करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम वो को बोले कि जैसे जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इग्नो में यही बताना चाहते हैं कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो हम लोग आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सेक्टर एंड इंट्रा साइकिक सेक्टर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
Job and organization refer to the totality of the environment in which the individual works. जैसे कि आपका पूरा नवोदयालय या कहीं आप लोग किसी भी जगह पे आप लोग हो तो पूरा इंस्टीट्यूशन प्लेस सबको लिया जाता है जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन टोटलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन सोशल सेक्टर जहां आप रह रहे हैं and the intrapsychic sector comprises the personal elements own temperament values and abilities। तो इस सब लेके आपको एक साथ करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते हमें वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और या हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर भी हो सकता है या हमारे अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है हम लोग के सोच के हिसाब से। तो आप लोगों को कहीं भी एक अलार्म सिचुएशन लगे वहां पर आप लोग को सतर्क होना है। तो वहां पर किसी भी सेक्टर को लेके आप लोग जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्लाइड है जहां पर स्ट्रेस का हर किस्म का स्लाइड ये हो सकता है। हम इसको बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, आप बता दीजिए। पूरा देख फुल सकते स्क्रीन हैं मैडम, देख सकते हैं। फुल स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैडम, उसको लार्ज करने पर दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आता है? एक टीचर लेवल में आप लोगों को कहाँ से स्ट्रेस आ सकता है? तो पहले अगर हम देखें जेनेरिक एनवायरनमेंट कंडीशंस, स्कूल स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, यहाँ पर किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है? जैसे कि एक्सपेक्टेशंस। म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। शायद आप लोग भी ऐसे बोले होंगे कोविड के टाइम में बच्चों को तो अच्छा, तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तभी टीचर को अगर बोला जाए आप लोग ये देखिए एक्सपेक्टेशन सबका ठीक होना चाहिए। और लार्ज क्लासरूम साइज अगर हो तो वहां पर कौन कैसा किस तरह का बिहेव करे सबको नजर में लाना मुश्किल है। किसी को दिक्कत हो रहा है और कोई म्यूट में होना चाहिए। अरविंद सर, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए क्योंकि वहां पर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। जी, हाँ, वहां से थोड़ा नॉइस आ रहा है। थैंक यू। म्यूट नहीं हुआ सर आपका? हाँ ठीक ठीक, हाँ थैंक यू। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से स्ट्रेस हो सकता है। जैसे हम एक एक करके बता रहे हैं, आप लोग को पता तो चलेगा ही। वेंटिलेटेड क्लासरूम नहीं है, हर तरह का पूरा बंद है क्लासरूम में और आपको वहां पर पढ़ाना है, तो एक तरह का स्ट्रेसफुल वो लाइफ हो जाता है। बच्चे भी ठीक नहीं है, आपको भी ठीक तरह का एनवायरनमेंट शूट नहीं कर रहा है, तो वहां पर हो सकता है। या अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितना रिसोर्सेज होना चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी टीचर हम ले लें, उनको अगर मैप वगैरह पढ़ाना है तो वैसा मैप का फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, जेरोक्स चाहिए या बच्चों को सबको एक साथ देख दिखाना है। अगर 4-5 बच्चे एक ही मैप लेके पढ़े तो वो रिसोर्सेस कम हो जाता है, तो वहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है। क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, तो 2 क्लासरूम है, अगर दूसरा क्लासरूम से आवाज आ रहा है तो वहां पर भी स्ट्रेस हो सकता है, एक तरह का डिस्टरबेंस तो होता ही है। स्टूडेंट बिहेवियर एंड मोटिवेशन, तो वहां पर स्टूडेंट जो है अगर गलत बिहेव करते हैं, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी को ऐसे ही हट के मारते हैं कि कुछ आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश करते, तभी आपको भी स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आप एक तरह से पढ़ाते हैं, एक तरह से पूरा एक फेज से पढ़ाते पढ़ाते चले, अचानक एक डिस्टरबेंस हो जाने से तभी हो सकता है स्ट्रेसफुल।
तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स, कोई बच्चे बोले कि मेरा खाता नहीं है, मैं नहीं ले पाया, तो आपका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी स्ट्रेस हो सकता है। चेंजिंग पेडागोजिकल डिस्कोर्सेस, जैसे कि हर साल अगर सिलेबस वगैरह चेंज होता रहे तो आपको ज़्यादा ध्यान लेना पड़ेगा। टेकिंग इन द मोमेंट डिसीजन, आपको अभी के अभी डिसीजन लेना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो कभी अचानक क्या होगा क्या नहीं वो आपको मुश्किल हो सकता है। डेली हैसल्स, जैसे कि घर का और बाहर का और स्कूल का, सबका अगर सिचुएशन डेली हो तो मुश्किल हो जाता है। एक आदमी है, एक किसी को संभालना। कॉन्फ्रंटिंग टाइम प्रेशर एंड वर्कलोड डिमांड्स, तो घर का भी देखना है और पढ़ाना भी है और स्टूडेंट्स से भी सब कुछ देख के चलना है। तो ये सब एक एक करके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है कि आप लोगों को स्ट्रेस में ले आए। तो एनवायरमेंटल प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटेनिंग, ये तो फिर से रिपीट हो गया नीचे। अच्छा, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है लेकिन हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब घर में आके थोड़ा पढ़ाने का प्रेजेंटेशन का थोड़ा बैठे तो हर जगह से डिस्टरबेंस ही डिस्टरबेंस, तो ना ही हम स्कूल में ठीक से प्रिपेयर कर सकते ना घर में, तभी टेक्नोलॉजी के साथ भागना भी मुश्किल होता है। तो आइडियोलॉजीज, वैल्यूज जिसके साथ ही हम बैठे हैं, जो जिसके साथ डिस्कस करना है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो वहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है। सोशल प्रेशर फ्रॉम पीयर्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, आप एक तरह का रहना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी आपको ये ऐसे रहना पसंद नहीं करते होंगे, तो वो प्रेशर है सोसाइटी से, या आपके बगल में जो भी दोस्त बोला जाए या सर्कल कम्युनिटी बोला जाए तो वो आपको प्रेशर देते रहेंगे। या कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स, हम लोग का तो कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत होता है, तो हम लोग को बीच बीच में बोला जाता है कि जल्दी से आप ख़त्म कर दीजिए कोर्स, और क्योंकि कल से छुट्टी होने वाला है, तो ये हड़बड़ी में भी स्ट्रेस हो सकता है। और सोशल स्टेटस ऑफ टीचर्स, ये तो आप लोगों को भले पता होगा कि स्टेटस मेंटेन करते हैं बहुत लोग की, ऐसा हम लोग का नहीं है, हम लोग का होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग आजकल दिखते हैं कि नीड्स के अलावा वांट्स में जाते हैं, तभी उन लोग को लगता है कि नहीं नहीं, हमें थोड़ा इन्फिनिटी आ जाता है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो बच्चे भी कंपेयर करना लगते हैं कि ये सब सोसाइटी से स्ट्रेस आता है ना। तो पर्सनल स्ट्रेस फिजिकली, अगर आपको तबीयत ठीक नहीं रहता तो आपको मेडिकल लीव लेना होता है, तो वो तो फिजिकल स्ट्रेस होता ही है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर आप पर कॉन्फिडेंस कम हो या आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप ठीक नहीं हो, आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़ाना है, या ठीक रिसोर्सेस नहीं है जिसके साथ साथ आपको पढ़ाना है। अगर सेल्फ एस्टीम जिसका कम होता है, जो बहुत लोग हैं ऐसे सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, जहाँ पर एक तरीका हम बच्चों को बताते हैं, आप लोग को भी बताएंगे कि यहाँ पर बच्चों को बोलते हैं कि डू यू लव योरसेल्फ, तुम लोग दूसरों के बारे में देखते हो, दूसरों को सोचते हो, दूसरों के बारे में बहुत जांच करते हो, और दूसरे अच्छा बोले तो अच्छा, दूसरा बुरा बोले तो बुरा, तो आप लोग खुद को अच्छे बोलते हो कि नहीं। एंड अनदर क्वेश्चन आई आस्क, और है पूछते हैं, एक खुद के लिए जीना सीखो और खुद को अच्छा बोलना सीखो, खुद को प्यार करो, तो ये सब रहेगा तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको छू नहीं सकता। तो ये हर किस्म का मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ये तो हम में है। हम अगर दूसरा कुछ क्रिटिसिज्म ले लेते हैं तो दूसरा तो बोल के चले जाते हैं ना, लेकिन लिया कौन, लिए हम, तो हमारे ऊपर आ जाता है हम कैसे चीजें लेते हैं कैसा नहीं,
और इस पर कैसे हम लागू करते हैं। तो ये सब दूसरा दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स है। और पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली है, और लाइफ इवेंट्स अगर बताया जाए तो सब कोई हर वक्त तो नहीं जी रहे हैं, किसी ना किसी का तो देहांत होता ही है, तो वहाँ पर एक स्ट्रेस आ जाता है फैमिली पे। और ऐसा भी हो सकता है घर में कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो या फाइट हो या कुछ हो, ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जहाँ पर उन लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो पेरेंट्स हर वक्त फाइट करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे भी बच्चे होंगे कि जहाँ पर छुट्टियां हैं लेकिन बच्चे छुट्टी में घर जाना नहीं चाहते हैं, तो तभी पता चल जाता है कि स्ट्रेस फैक्टर्स कितना तक हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेस हो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होने के बाद हमारा क्या क्या होता है, कितना देर तक रहता है, या कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, या फैमिली में कि क्या डिमांड्स हो सकता है। हम इस पर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में हम लोग देखेंगे 3 किस्म का। ड्यूरेशन, अगर हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है तो ये कितना देर तक रहता है। और एक प्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी पुट्स अस इन द रिस्क। तो हम लोग को स्ट्रेस हुआ और कितना देर तक हुआ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कितना देर तक रहेगा क्या। और कंट्रोलेबिलिटी, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं कि। तो ये सब स्ट्रेस का इफेक्ट्स हैं, हर किस्म का इफेक्ट्स। तो जैसे कि बच्चों को अगर लिया जाए एडोलेसेंस एंड स्ट्रेस, तो बच्चे जब एडोलेसेंट स्टेज में हैं उनका किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। Who am I and what do I want to be? बच्चे तभी 10th स्टैंडर्ड बोलिए 11th स्टैंडर्ड बोलिए, अभी तो आजकल बच्चे इतना जान लेते हैं, उनको कुछ सिखाने का नहीं होता। वो अपने से ही इंटरनेट देखते हैं और कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली इमोशनल देखा जाए, बच्चे जब मैच्योर्ड होते हैं, बड़े होते हैं, तभी उनको एक ऐसा क्वेश्चन आता है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम अभी क्या है, क्या बनना चाहते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट, अगर हम अपना केस हिस्ट्री से बताएं, एक स्टूडेंट कल आया था तो बोला कि मैम हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ एकेडमिक में ही गए, हम 90 के अबव लाना चाहते थे और तभी दूसरा में कुछ फोकस नहीं कर पाए, अभी मुझे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे, ऐसे भी सिचुएशन होता है, मे बी बड़ों का दबाव से या फैमिली प्रेशर से या पेरेंट्स का प्रेशर से, तुझे इसमें इतना मार्क लाना है, इतना कम क्यों लाया, और तुझे ये बनना है। तो कभी हम लोग बच्चों को नहीं देखते हैं, उनका क्या चाहत है। तो ये एडोलेसेंट स्टेज में ज्यादातर दिखता है। तो जैसे कि हम केस एग्जांपल दे रहे हैं, Jasprit is a student in class 11. He has chosen humanities after a lot of deliberation and introspection. बहुत सोच विचार करके उसको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट अच्छा लगा, लेकिन उसका फ्रेंड्स रिलेटिव सब मजाक उड़ाने लगे कि ह्यूमैनिटीज कौन लेता है, जो फेल करता है और जिसमें कुछ नहीं होता है। कोई कोई बोलते रहते हैं, सब कोई नहीं। तो यू मस्ट हैव गॉट मार्क्स, लो मार्क्स, है ना, तुझे शायद कम मार्क्स से मिला होगा, इसलिए तू ह्यूमैनिटीज लिया है, नहीं तो तू और कुछ ले सकता था ना। तो ये पढ़ के तुझे क्या जॉब मिलेगा, तेरा इंटेलिजेंस ही कम है, तो ये भी पढ़ सकता कि नहीं। और जो दोस्त इतने सारे थे उन लोग भी इससे मिलना जुलना कम कर दिए। तो जब भी ये रिलेटिव्स वगैरह सब फैमिली के साथ बैठता उठता तो उसको हर वक्त एक प्रेशर होता था, सब टॉन्ट करते थे कि तू कैसा सब्जेक्ट ले लिया। क्योंकि आजकल हर फैमिली में देखते हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग, इसके सिवा बात ही नहीं है।
तो अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं तो मजाक कर लेते हैं कि ये भी देखना है बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है, उस पर क्यों इंटरेस्ट होता है। तो बहुत बच्चे उनको टीचर्स अच्छा लगते हैं। जैसे कि हम एक बार बताए कभी कल या परसों कि एक बच्चा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने आ गया, भले ही उसको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना पता। तो घर में उसको बताया गया है कि तुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो वो दुबई से आया था यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। तो वो बोला मैं बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं। तो तभी कोई ने बताए, पूछे भी तक नहीं कि तू बायोटेक्नोलॉजी क्यों पढ़ेगा, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़े। लेकिन यहाँ बच्चा जब आया, हॉस्टल में रुका, तो एक भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। तो एक बार हमें पता चला, हम बुला के पूछे कि क्यों बायोटेक्नोलॉजी तो लिया इतना सारा रहने के बाद भी। तो बोला मुझे बायोलॉजी टीचर बहुत अच्छे लगते थे स्कूल में, उसके लिए मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर टीचर ठीक नहीं है। तो बच्चे बह जाते हैं टीचर के कॉन्फिडेंस से, टीचर के हिसाब से बच्चे लेते हैं। तो ये पूछते नहीं है, लेकिन बच्चे पर छोड़ देते हैं, तू जो लेना है ले। कोई कोई फैमिली ऐसा है, लेकिन कोई कोई फैमिली ये भी है, पूछते हैं लेकिन अपने हिसाब से बोलते हैं, नहीं नहीं तुझे यही पढ़ना है। तो और एक भी लड़की आई थी, वो भी बहुत प्रेशर में थी, उसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना था, लेकिन घर में उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ने बोले हैं। लेकिन उसका इंटेलिजेंट ठीक था, तो बोला कि ठीक है मैम, हम उनके हिसाब से पढ़ तो लिए, लेकिन इसके बाद हम कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से। हम उसको नौकरी भी लग गया, एक इंजीनियर बन भी गई। तभी वो बोल रही थी मैं मेडिकल फील्ड में कुछ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक दिमाग में है बायो का कुछ पढ़ेंगे। तो ये दो तरफ का फैमिली हम बताएं, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चे जब बड़े होते हैं पूछना चाहिए, क्योंकि उन पर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है अगर उनको सही सलामत गाइडेंस ना मिले। तो क्यों पूछना चाहिए, किस तरह का स्ट्रेस होता है। जैसे कि उनका तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत होता ही है, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी दिखता है उन पर। और अपने से भी एक एक्सपेक्टेशन है, भले दूसरों से हो या ना हो, अपने से तो है ही। जैसे हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमारा नाम यहाँ पर आना चाहिए, कोई अगर अप्रिशिएट करे तो मुझे अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन उसके साथ आ जाता है, फैमिली का होता है, दोस्तों का होता है, टीचर्स का होता है, सोसाइटी का होता है। इतने सारे एक्सपेक्टेशन के साथ एक बच्चा क्या करे। तो तभी इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में दिखता है कि बच्चों का मुश्किलें ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। और इनका जैसे एक पोजीशन, जेंडर पोजीशन भी होता है कि ये तो लड़कियों का पढ़ाई है, ये लड़कों का पढ़ाई है। कोई कोई घर में बोलते भी हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। तो इट बिकम्स, दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस विच हैज more and more dangerous situation in the adolescent. तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में हम इस पे थोड़ा बड़ा करते हैं। तो किस तरह के इफेक्ट्स आता है देखते हैं। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन कैसा होता है कि कोई कोई स्ट्रेस में ज्यादा खाने लगते हैं, या कोई कोई कम खाते हैं, बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं। इस तरह का फिजिकल कंडीशन हो सकता है। कोई वेट ज्यादा हो जाता है या किसी का वेट कम हो जाता है। और बहुत लोग अगर स्ट्रेस में देखें तो उन लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, कोई एक जगह में बैठ नहीं सकते, इधर उधर घूमते रहते हैं, या कोई ऐसे बैठते तो बैठे ही रहते हैं। तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। तो किसी का सर दर्द होता है, किसी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, किसी का पेट दर्द होता है, किसी का कुछ और होता है, जहाँ पर देखते हैं हॉस्पिटल लेके जाने के बाद
कुछ नहीं आता है पॉजिटिव, तो सब नेगेटिव है। तो तभी पता चलता है कि इसमें फिजिकल कंडीशन कुछ नहीं है, ये सब स्ट्रेस के लिए इतना सारा होता है। तो बहुत बच्चे आज के हिसाब से, आज के जनरेशन में अगर स्ट्रेस बहुत होता है तो उन लोग सब्सटेंस अब्यूज लेना शुरू करते हैं, उन लोग सिगरेट स्मोक कर लेते हैं, अल्कोहल में चला जाते हैं, ड्रग्स भी ले लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों को स्ट्रेस कम देना चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंस स्टेज में स्ट्रेस बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है। तो फिजिकल तो दिखता है, लेकिन ये भी दिखेगा जैसे कि इफेक्टिव इमोशंस। इमोशन में कैसा है, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा में स्ट्रेस है या किसी और का भी? तो कोई अगर इरिटेटेड, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी हो जाता है, इरिटेबल मतलब गुस्सा हो जाना या कुछ और बोल देना या भाग जाना, तो मूड स्विंग्स होता है, कभी कुछ बोल दिया कि कुछ, कभी और कुछ, कभी रो पड़ते हैं या चिल्ला देते हैं या गुस्सा से कुछ फेंक देते हैं, या कभी कुछ बोलते हैं मैं तो सही स्टिक नहीं किया, उसी को सोचना बार बार, या एंजाइटी दिखता है कि जैसे कि डर पैदा हो जाना कि एक ही को टेंशन में उसी पे रह जाना, या इंटरेस्ट कहीं में ना दिखाना। बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, अचानक क्या हो गया, उसको इंटरेस्ट कम हो गया, कैसे उसका कम मार्क्स आ गया। होपलेस या हेल्पलेस में कहीं का नहीं हूँ, जी के क्या लाभ, ये सब बहुत सारा, ट्रस्ट किसी पर भरोसा ना करना, तो ये सब स्ट्रेस के लिए है, जो इमोशनल कंडीशंस है। तो कॉग्निटिव के जैसे आप कैसे देख सकते हैं स्ट्रेस में, तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है, याददाश्त कम हो जाता है, एक जगह पे अटेंशन नहीं दे सकता, डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है। बच्चा जो 2 घंटा करके पढ़ता था अभी आधा घंटा में पढ़ के उठ जाता है। तो डिसऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके नहीं रखता है, इधर उधर फेंक देता है कि खो देता है, डिसीजन ठीक से नहीं लेता है, और ज्यादातर ओवरलोड हो जाता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता, तो बोलता रहता है कि बहुत काम है, हमसे नहीं हो सकता है, तो खुद को क्रिटिसाइज करता है, हम कुछ काम का नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो ये हर किस्म का दिखते हैं। तो इंटरपर्सनल क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो हम 3 बताए। सेल्फ में आप एक ही इंडिविजुअल पर देख सकते हैं, लेकिन वही इंडिविजुअल दूसरों के साथ बातचीत कम हो जाता है, और खुद पर ध्यान कम हो जाता है। जैसे कि एक गंदा सा शर्ट पहना तो पहने ही रहा, खुद पर कंघी ठीक से नहीं करता है, नहाता नहीं है। ऐसे भी बच्चे बहुत मिलेंगे जो कि हॉस्टल में रहते हैं स्ट्रेस में, और अगर ऐसा सब चीज दिनों दिन, महीना महीना तक चले, तो हो सकता है बच्चे सुइसाइड करने का सोचे या खुद को हर्ट करें। बहुत बच्चों को आपको दिखेगा कि उन लोग फुल शर्ट पहनने लगते हैं, क्योंकि हम लोग देखें, जो कि हमारा प्रोफेशन में बच्चे खुद बताएं हम लोग पर ट्रस्ट करके, कि हाथ में बहुत सारा काट चुके हैं। जैसे कि एक इरेजर होता है, सॉरी शार्पनर होता है, शार्पनर से वो ब्लेड जैसा होता है, वैसा करके जैसे गुस्सा आता है तो उन लोग काट देते हैं खुद को, खून निकल जाता है, ऐसे करते हैं ताकि उनको रिलैक्स लगे। तो ये हर किस्म का इफेक्ट्स होता है। अगर कोई स्ट्रेस में रहे तो इस तरह का इफेक्ट दिखता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं, आप कैसे खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर स्ट्रेस आए तो ये कंट्रारी ऐसा है कि इट साउंड्स कंट्रारी टू कॉमन सेंस, yet is it possible that we ourselves might not be able to recognize that we are under stress? ऐसा हो सकता है कि हमारा स्ट्रेस है लेकिन हमको नहीं पता, ये भी सिचुएशन है। Has such a situation ever occurred with you or someone you know? ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हुआ है
या आप किसी को जानते हैं, या किसी भी साइंस जो हम बताए वो किसी आप पर दिखा है या किसी और पर दिखा है, कि आपको ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि आप भूल जाते हैं, कभी पढ़ाते पढ़ाते अटेंशन नहीं दे सकते, या बच्चों का भी वैसा हो क्या। तो इस चीज में आप अगर रिफ्लेक्ट करें या सोचें तो आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेसर मतलब कहाँ पर शुरू पैदा हुआ है, किस चीज से स्ट्रेस आपको दिख रहा है। तो ऐसे देखने में कुछ कुछ मूवीज है हिचकी जैसे कि फ्रीडम राइटर्स, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कैरेक्टर्स टीचर्स जो है उन पर कैसा स्ट्रेस दिख रहा है। ओके, तो जैसे हम बताए, स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा हो जाता है और 3 स्टेज जैसे कि अलार्म स्टेज होता है, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन, उसके ऊपर भी चला जाता है तो उसको बोलते हैं बर्न आउट स्टेज। तो यहाँ पर आपको बहुत टायर्ड फीलिंग लगेगा और फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन सब तरह का आपको मुश्किलें लगेगा। और यहाँ पर आपको बहुत अनसक्सेसफुल, सक्सेस नहीं हो रहा है, उसी के वजह से आपको बर्नआउट फील हो सकता है। और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जहाँ के टीचर्स का होता है, वहाँ पर अगर इम्बैलेंस हो जाता है, एक तो फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस अगर ठीक से नहीं होता है, या ठीक तरह से रिसोर्सेस आपको नहीं दिखता है, या कोई आपको समझता नहीं है ठीक से, तब बर्नआउट स्टेज तक हो सकता है आप आए। लेकिन उससे पहले आप अगर खुद को संभाल ले तो वही बेहतर होगा। तो बर्नआउट इस कैरेक्टरिस्ट में किस किस तरह का बर्नआउट हो सकता है, तो यहाँ पर बाय एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन एंड ए लो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन वंस वर्क, ये 3 अगर किसी का काम में दिखे तो ही बर्नआउट हो सकता है। तो इमोशनल एग्जॉशन मतलब एक तो इमोशनली बस्ट आउट हो जाना, कि दिस कैन बी फ्रीक्वेंटली विद टीचर्स डीलिंग विद स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ठीक से आपका बात ना माने, या अगर आप पर ज्यादातर डिपेंड हो जाते हैं, या केयर गिवर के जैसे हो कि हाँ वही है मेरे लिए, और कुछ भी हो जाए इमोशनली आपके पास आ जाए, या आप इमोशनली किसी को शेयर नहीं कर सकते, आप पर रिसोर्सेस कम है, तो यहाँ पर इमोशनल एग्जॉशन अगर हो तो बर्नआउट का चांस बहुत ज्यादा है। डीपर्सनलाइजेशन मतलब खुद को डिस्टेंस करके रखना दूसरों से, नेगेटिव फीलिंग्स आना बहुत, और खुद को गिरा देना जैसे, या फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन जैसे कि बच्चे हमें भाव नहीं देते, बच्चे हमें रेस्पेक्ट नहीं करते, या हमारा कोवर्कर्स हमें रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। टीचर्स ऑफन डू देयर डेली वर्क इन इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन, ज़्यादातर अकेले बैठ के पढ़ाई सब कुछ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और ऐसा भी रिस्क होता है कि हम अकेले हो गए हैं, पर खुद को ज़्यादा महत्व न देना, खुद को इम्पोर्टेंस ना देना, तभी उस होता है डीपर्सनलाइजेशन। Low sense of accomplishment is further exacerbated by lowly societal perception of teachers. अगर सोसाइटी में जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर ठीक से रिस्पेक्ट ना मिले और सोसाइटी आपको दूसरा नज़र से देखे या कुछ क्रिटिसाइज करें तो होता है बर्नआउट। तो बर्नआउट आपको इमोशनल एग्जॉशन से, इमोशन खुद का इमोशन से हो सकता है, या खुद को ज़्यादा ना ध्यान दे और खुद को लोनलीनेस अगर हो तो हो सकता है, या सोसाइटी से भी पैदा हो सकता है। नाउ कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू डील विद स्ट्रेस, हम कुछ कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे कैसे आप स्ट्रेस डील कर सकते हैं। जैसे कि 4 किस्म का होता है। एक होता है फोकस ऑन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारा फीलिंग्स और इमोशन पे हम अगर ध्यान दें
तभी आप स्ट्रेस से निकल सकते हैं. इफ यू आर अंडर स्ट्रेस देन यू शुड टॉक इट ओवर विथ समवन. किसी से बात कर लेना है, किसी से शेयर करना है. So as teachers we also need to practice mindfulness and self compassion. माइंडफुलनेस आजकल बहुत जगह पे माइंडफुलनेस बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. अभी प्रेजेंट में क्या होता है उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तभी बोलते हैं हमारा स्ट्रेस होता है. अगर हम लोग प्रेजेंट में ध्यान दें तो प्रेजेंट तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, तो स्ट्रेस नहीं होगा. लेकिन प्रेजेंट को लेके अगर फ्यूचर ध्यान दे तो स्ट्रेस तो ज्यादा ही होगा. तो ज्यादातर हम लोग अगर जज करने लगते हैं ये ठीक, ये सही है, ये गलत है, तो तभी हम लोग का ज्यादा स्ट्रेस होता है. तो माइंडफुलनेस इज बीइंग अवेयर एंड अवेक टू द प्रेजेंट मोमेंट. तो आज अभी अगर आप सोचे हम सही हैं, हमारा कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप सही होंगे. लेकिन आप अगर कल का कुछ दुर्घटना लेके आप सोचने लगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा. या फ्यूचर का देख के आप समझेंगे कि नहीं मेरा इतना साल है और क्या करेंगे उसके बाद हमारा, तो ये प्रेजेंट पर फोकस आपका कम हो जाएगा. तो सबसे अच्छा काम है माइंडफुलनेस टू बी ऑलवेज टू द प्रेजेंट. जितना सारा फीलिंग्स इमोशंस आए आप प्रेजेंट का सोचिए और जांच कर लीजिए कि अभी के हिसाब से मेरा इमोशन सही है या गलत. बिहेवियरल कोपिंग स्ट्रैटेजीज. तो यहाँ पर बिहेवियरल मतलब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करें या योगा करें या वॉक के लिए जाए, हमारे बिहेवियर में चेंज होना चाहिए. तो अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर चेंज कर सकते हैं कुछ अच्छाई के लिए, तो खुद को रेनफोर्समेंट देना है, खुद को रिवॉर्ड देना है, खुद को खुश रहना है. तो हियर व्हाट वी कैन कंबाइन बोथ एक्सरसाइज एंड योगा. तो हमारे दिन में इतना सारा हम बात करते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन हम कभी खुद के लिए नहीं सोचते हैं. तो एक काम कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल आई वुड लाइक टू से, आप खुद के लिए अगर सोचना चाहेंगे तो कभी जाके एक अच्छा जगह पे, कहीं भी शांत जगह हो, आप आंख बंद करके 5-10 मिनट बैठ लीजिए और बैठ के कुछ न सोचिए, कोई सोच नहीं आने दीजिए, ताकि आप अगर ये बिहेवियर चेंज खुद पर को कर सकते हैं तब ये कोपिंग स्ट्रैटेजी सबसे बेहतर होगा. और ये भी है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक टेक्निक होता है जहां पर हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं. तो अगर हम किसी को मानते हैं या रेस्पेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो कैसे अच्छे से रहते हैं, हम भी रहने का कोशिश करें और हमारा बिहेवियर उसके साथ चले और फील कैसे करते हैं, एक एक करके हम अगर सिस्टमेटिक करके देखें तभी हम खुद को सेंसिटाइज कर सकते हैं, हम खुद फील कर सकते हैं कि हम इतने अच्छे कैसे हैं. तो अगर हमारे कोई दोस्त हैं, कोई अच्छे से दोस्त है, हर रोज वॉकिंग के लिए जाते हैं और हमें भी बुलाते हैं, लेकिन हमें उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार उठ के उसके साथ गए तो उसके लिए खुद को वाहवाह देना पड़ेगा, खुद को रिवार्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको एंकरेज करने के लिए भले ही कोई ना हो, लेकिन आप खुद एंकरेज कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी से बिहेवियरल कोपिंग स्ट्रैटेजी. और कॉग्निटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी. कॉग्निटिव मतलब हर वक्त हमारा थॉट्स के से ही संबंध है. कॉग्निटिव मतलब थॉट, और हम जैसे भी बिहेव करते हैं, हम खुद को दुखी समझते हैं या खुश रहते हैं, ये सब रहता है हमारा थॉट्स के ऊपर. और बिलीफ, एटीट्यूड, सेल्फ टॉक, ये सब इंटरनल डायलॉग और परसेप्शन के साथ ही हम हैं. अगर
कोई बोलते हैं कि इफ यू थिंक यू कैन, आप अगर सोचते हैं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और आप अगर सोचते हैं हमसे नहीं होगा, सच में नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो इसके लिए आपको सेल्फ एफिशिएंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्वालिटी आपको अपनाना है? सेल्फ एफिकेसी। इसका मतलब आपके रोल में, आपके बिलीफ में वो कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहिए कि हाँ हमसे होगा। भले ही हमसे एक आध बार भूल हो जाए या हम फेलियर हो जाए, लेकिन हम सक्सेस जरूर कर सकते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है, जब तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए बैठने वाली है, तो वहां पर उसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कहीं कैसे क्या करें। तो हम अपने तरह से बताए तो उसको 2-3 चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लगातार पढ़ने बैठी थी, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ती थी। तो वहां पर उसको बताया गया कि एक लगातार ना पढ़ के 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो एक टॉपिक, फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर जाके आप रिकॉल करो क्या पढ़े हैं, फिर लिखो उस चीज को। तो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन सही सलामत होता है पढ़ाई में, क्योंकि होल वर्सेस पार्ट, हम अगर एक साथ पूरा एक पोएम को याद करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट अगर करना चाहें तो बिल्कुल सही होगा वहां पर। तो इसलिए उसको जब बोला गया ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स और फिगर्स, देन यू रिवाइज दोस 2 चैप्टर्स, आपको ठीक लगेगा। देन शी स्टार्टेड टू से दैट यस, इफ आई डू सो आई विल बी एबल टू गेट इट। और इसके साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, टू सी द पॉजिटिव। हमारे अंदर कैसे अच्छा थॉट्स आए, अच्छा तरह से हम सोचने लगेंगे कब? जब खुद को हम थैंक्स बोलेंगे, खुद को ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, आज का दिन मेरा अच्छा गया है क्योंकि आज मेरा ऐसा ऐसा, हम इससे मिले, ये काम किए और ये वेबिनार अटेंड किए, हमें बहुत सारा सीखने को मिला। तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एक दिन में एक अच्छा तो हुआ ही होगा। तो दिन के बाद पूरा सोने से पहले आपको ये अगर एक ग्रैटिट्यूड आप फील कर लेते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर कॉग्निटिव, क्योंकि हर तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा कहाँ से होता है? हम लोगों के सोचने के हिसाब से होता है। हम जैसे सोचते हैं हमारे एटीट्यूड तभी वैसा ही बदलता है। हम खुद ब खुद वही सोचते हैं रहते हैं और ओवर थिंकिंग हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन चला जाता है, बहुत मुश्किलें पैदा हो जाता है तब। तो यहाँ पर सोचने को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव ज्यादा लाना पड़ेगा। और सिस्टमिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज, सिस्टमिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज जैसे कि फैमिली, एक सब पूरा ग्रुप कम्युनिटी को लेके बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद सिस्टम्स, जैसे कि आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो उसी सिस्टम के साथ आप कोप करने का कोशिश कीजिए। सिस्टम में जैसे रूल बुक है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ है, आप अगर सही सलामत उस सिस्टम के साथ कोप कर लेते तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे बुक क्लब्स एंड डिस्कशन फोरम्स कैन बी वन वे ऑफ ओपनिंग अप एंड रीचिंग आउट। तो कभी कभार कम्युनिटी या क्लब फैसिलिटीज होता ही है हर जगह, आप वहाँ पर भी शामिल हो सकते हैं, वहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स बाउंसिंग बैक। रेजिलियंस एक क्वालिटी सबको होना चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम जितना मुश्किलें था वो मुश्किल से हम लोग निकल पाए। तो जैसे कि हम एक बॉल को हम नीचे फेंकते हैं और वो ऊपर उड़ जाता है, तो जितना जैसे फोर्स में फेंके तो उसके ऊपर उठ जाता है, तो इट इज बाउंसिंग बैक। अगर हमारे मुसीबत बहुत आता है लेकिन हम लोग अगर फेस कर लेते हैं और फिर से सिचुएशन को अपनाते हैं तो उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। ओके,
तो दोस्त विद ए ग्रोथ माइंडसेट सबका होता है, दो तरफ का माइंडसेट होता है। एक तो होता है फिक्स्ड, हम ये सोच लिए मतलब ये सोच लिए, हम और कुछ नहीं सोचेंगे, इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। और एक बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट उसी को बोला जाता है जहां पर हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग माइंडसेट को चेंज करते हैं, अपने सिचुएशन और परिवेश के हिसाब से हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो कहीं भी आप कम्युनिटी में हो या सिस्टम में हो, कहीं भी हो, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट हो तो आप बहुत सीख सकते हैं और स्ट्रेस लेवल को कम भी कर सकते हैं। तो आज इतना तक ही रहे। तो सिस्टमिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज आपको पता तो चल ही गया है। तो आज स्ट्रेस के बाद और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिए कैसा, किस सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे और किस स्ट्रैटेजी को अपनाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और इसके साथ साथ हम इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस बताए। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस के साथ भी आप देख लीजिए कैसा क्या होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका इंटरेस्ट देख के, क्योंकि हम लोग सारे के सारे क्लास ख़त्म करके आते हैं और आप लोग सुनते हैं, हम बताते हैं, तो ये तो बेहतर है ही। तो कल लास्ट हम लोगों का होगा, तो कल सोचते हैं कि बहुत लोग आए और एक मेमोरी रहे कि हम लोग के साथ। थैंक यू प्रीति जी, आप लोग यहाँ पर रहे तो अच्छा भी लगा। तो कोई भी थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अनामिका मैम। तो कल फिर मिलते हैं, कल लास्ट है। और आप लोगों को भी एक ऐसा कुछ पूछना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल है, बता सकते हैं। थैंक यू शोभना मैम। थैंक यू मैडम। यस मैम, यस। थैंक यू। तो Thank कल you, फिर से ma'am. 5 बजे। थैंक यू, नमस्कार। स्ट्रेस फ्री रहिए सब कोई। थैंक यू।